नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में है कि जीनोम सीक्वेंसिस के चलते हम कैसे इस महामारी से लड़ सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक जो है इसका इस्तेमाल करके हम कैसे पैंडेमिक से निपट सकते हैं, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में LGBTQIA जो कम्युनिटी है इनके संबंध में एक निर्णय दिया गया है। बहुत ही अपने आप में प्रोग्रेसिव निर्णय दिया गया है ये हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए आज का MCQ देखते हैं। वो यह है कि निम्न में से कौन सी मेंटल इलनेस होती है। आपको ऑप्शन ए है एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है मूड स्विंग्स, ये ऑप्शन डी ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है इनको स्वपहचान दिलवाने में कानून ने अभी तक कितनी मदद करी है, जबकि हमारे समाज में इतनी सारी पूर्व धारणाएं हैं। खासकर आपको ये जजमेंट जो है ये एस सुषमा एंड अनादर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स के केस को सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उस पर प्रकाश डालते हुए आपको ये लिखना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो पहला आर्टिकल है जीनोम सीक्वेंसिंग पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी रहती है। सेल्स में अगर हम देखें तो हमारा DNA होता है, RNA होता है। तो जिस पद्धति से ये बना हुआ रहता है और सामूहिक फॉर्म में इसको जीनोम कह सकते हैं। तो जीनोम पद्धति जो है इसको एडॉप्ट करने में भारत बहुत ही स्लो रहा है। अब यहाँ पर जीनोम पद्धति को एडॉप्ट करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जीनोम पद्धति से ही हम हमारी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने इस पर उतने अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं रख पाए, खासकर इसके जो विभिन्न वेरिएंट्स आए और साथ ही साथ जितनी भी यहाँ पर स्टडी हुई उस स्टडी में ये बात नहीं हो पाई कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी होगी। जैसे डेल्टा वेरिएंट जो भारत में बहुत ज़्यादा हुआ है तो वो अपने आप में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो हम इसकी स्टडी ही अपने आप में नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो इम्यून स्केप और पोटेंशियल कॉज ऑफ सीवियर डिसीज, तो यहाँ पर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी ये कितना बुरा परिणाम डालेगा इसकी जानकारी हमको थी ही नहीं। इसके चलते ही जब सेकेंड वेव आई तो हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए रिएक्ट करने के लिए। तो डेल्टा वेरिएंट जो कि मैंने बताया ये कॉज था बहुत सारे सीवियर केसेस का। जो सीवियर केसेस हुए जिसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट था। अब बात की जा रही है कि स्टेप्स कौन से लेने की आवश्यकता है। सो इंडिया स्केल अप जीनोम सीक्वेंसिंग अक्रॉस ऑल स्टेट्स, नेशनल लेवल एनालिसिस ऑफ कोलेटेड जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आगे हम कौन से कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया राइटर के द्वारा कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, स्टेट के लेवल पे भी हमें ज़रूरत है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टडी करें और जमा करें। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब तक आपको अगर रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपको उसमें निवेश करना, इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में आपको निवेश करना है, आपको अपने साइंटिफिक में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, रिसर्च में आपको इन्वेस्ट करना है। खासकर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी आप इससे जान सकते हो सकते हैं। अभी भी नए नए वेरिएंट्स आ रहे तो उन पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है और हमको किस हद तक तैयार रहना है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय इसके साथ में हो जाता है। तो थर्ड वेव की बात जिस तरीके से की जा रही, तो थर्ड वेव से हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। दूसरी वेव में हमने जो गलतियां करी है उससे अगर हमको निपटना है तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस बेस अगर हम डिसीजन मेकिंग करें स्टेट और नेशनल लेवल पे तो काफ़ी हद तक हम थर्ड वेव को स्केप कर सकते हैं, हम इसको आराम से परास्त कर सकते हैं। उसके बाद में बात की गई है कि अगर हम देखें तो US और UK में
काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से, खासकर सेकेंड वेव के टाइम, इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वायरस के वेरिएंट्स क्या है उनके बारे में जानकारी लेकर, कितने घातक है इसके बारे में जानकारी लेकर उन्होंने कदम उठाए हैं। और इसी के कारण यूएस और यूके में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला जितना हमको भारत जैसे देश में देखने को मिला है। तो अगर भारत में बात करें तो अभी हमारे देश में केवल 3600 जीनोम सीक्वेंस के जो है डेटा कलेक्ट किए गए हैं। अभी इसमें अगर बात करें तो डेटा वेरिएंट जो है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा सर्कुलेटिंग है, 15% मोर ट्रांसमिरेबल है ये, और ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा वेरिएंट, जो कि हमारे फर्स्ट वेव के टाइम हमें ज़्यादा देखने को मिला था। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम जो भी डिसीजन लें, हम जो भी स्ट्रेटजी बनाएं, ये हम साइंटिफिक नॉलेज पे और साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे बनाएं। आज वैक्सीनेशन भी हमारे देश में हो रहा है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इन सारे प्रश्नों को एड्रेस करें, हम प्रॉपर रिसर्च करें और यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हम यहाँ पर कदम उठाएं। और थर्ड वेव के लिए हम ऑलरेडी पहले से ही तैयार रहे, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। चलिए मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि LGBTQA+ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि मेडिकली क्योर जो होमोसेक्सुअल्स है या LGBTQA+ कम्युनिटी है, इन्हें मेडिकली क्योर करना अपने आप में बंद करना होगा। इसको प्रोहिबिट करा है, इसे कम्प्लीटली बैन किया है। तो आप मेडिकली क्योर नहीं कर सकते या आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अपने आप में चेंज नहीं कर सकते, ये मद्रास हाईकोर्ट ने काफ़ी कड़े शब्दों में यहाँ पर कहा है। साथ ही इन्होंने गाइडलाइन भी इशू करी है। जरूरी गाइडलाइन क्या है ये? सबसे पहले अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है LGBTQA+ कम्युनिटी के किसी पर्सन को क्योर करने का या उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने का, उसे हेट्रोसेक्सुअल बनाने के लिए या जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी अगर उसको मेडिकली क्योर करने की कोशिश करता है उसको सिसजेंडर बनाने में, तो ये अपने आप में पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उसके अलावा पुलिस अथॉरिटी और प्रेजेंट अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाए और इनके प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन, जो कि LGBTQIA कम्युनिटी जो है, इनके प्रिवेंशन के लिए भी कदम उठाए जाए। उसके अलावा ज़रूरी है कि जो स्टेट में प्रोविजंस बने कि आंगनवाड़ी और शॉर्ट स्टे होम्स जो है, इसमें ट्रांस पर्सन्स के लिए भी शेल्टर बनाए जाए। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाने की भी बात की गई है, जो पेरेंट्स से लेकर स्कूल में जब टीचर पेरेंट मीटिंग होती है वहाँ से लेकर जजेस तक, प्रिजन ऑफिशियल्स, टीचर्स, सभी को इसके बारे में जागरूकता फैलाने इनमें और इनके द्वारा जागरूकता फैलाने की बात की गई है। तो यहाँ पर अनलर्निंग प्रेजुडाइज की बात करा है कि पूर्व अवधारणा जो है इसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जजमेंट में कहा गया है, जजमेंट क्लियर्स अ स्पेस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड वे ऑफ कोहेबिटेशन। तो यहाँ पर इस बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है, इसमें इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हाँ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है, यहाँ पे वे ऑफ कोहेबिशन अलग अलग हो सकते हैं। जस्टिस वेंकटेश ने ये जजमेंट दिया है, तो इन्होंने खुद अपने जजमेंट में ये एडमिट किया है कि इन्हें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन्हें साइकोलॉजिस्ट और उसके अलावा जो मेंबर ऑफ ट्रांस कम्युनिटी है उनके पास खुद जाके खुद को एडुकेट किया, खुद इस बारे में जानकारी ली, खुद इस बारे में शिक्षित हुए, उसके बाद में ही इन्होंने ये जजमेंट दिया। तो अपने आप में काफ़ी स्पेशल बात है कि ये जज ने अपने खुद जजमेंट में स्वीकार किया है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, इन्होंने इस बारे में पढ़ा, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो है इनसे उस बारे में बात करी। तो अपने आप में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, इन्हें भी कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है वो मेन स्ट्रीम हो सके। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने जितने भी प्रेजुडाइसेस थे, पूर्व धारणा थी, उनको पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनको हक दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में कदम उठाया है और एक इंक्लूजन जो रहता है, इंक्लूजन की और भेदभाव खत्म करने की और ये बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह जागरूक रहें अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।